आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। भारतीय बाजार के लिए इवेंट स्पेसिफिक दिन है। एजीआर मामले पर आज फिर सुनवाई होने जा रही है, साथ ही कैबिनेट की बैठक भी है जो कि महत्वपूर्ण है। इन सब से जुड़ी जानकारी अगले आधे घंटे में आप तक पहुंचाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए पहली रणनीति क्या होनी चाहिए वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन शुरुआत ग्लोबल बाजार के संकेतों से करते हैं। एशियाई बाजार की शुरुआत हल्की सी ही सही लेकिन बढ़त फिर भी देखने को मिल रही है। आप देखिए 11,500 के करीब एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ। जापान के बाजार बिल्कुल फ्लैट देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हांगकांग के बाजार भी आप देखेंगे कि हल्की सी ही सही लेकिन बढ़त यहां पर कायम है। 11,437 के लेवल्स एसजीएक्स निफ्टी में और हल्की सी बढ़त के साथ हांगकांग के बाजार भी ट्रेड करते हुए। लेकिन साथ ही अगर विदेशी बाजार में अमेरिकी बाजार का जिक्र करें कर S&P 500 में नया रिकॉर्ड देखने को मिला। साथ ही नैस्डैक रिकॉर्ड क्लोजिंग दिखा रहा था, लेकिन डाउ सुस्ती के साथ ट्रेड कल के सत्र में देखने को मिला और 67 अंकों की गिरावट के साथ वहां पर क्लोजिंग रही। तो चलिए विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं इसे विस्तार से जानते हैं। दीपांशु भंडारी से कोरोना का अपडेट भी लेंगे। थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आज के लिए पहली रणनीति हमें बताएंगे। दीपांशु गुड मॉर्निंग, बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़े मिले जुले संकेत हैं पर ज्यादातर आप कहेंगे कि न्यूट्रल से पॉजिटिव ही संकेत इस सुबह आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स हल्की सी बढ़त दिखा रहा है। एसजीएक्स निफ्टी भी 11,400 के ऊपर आराम से होल्ड करते हुए दिख रहा है। इस समय ज्यादातर एशिया के बाजार भी पॉजिटिव ही ट्रेड में है, हालांकि उतनी ज्यादा गेन्स नहीं है। कल शाम अमेरिकी बाजार में भी एक सीमित दायरे में ही ट्रेड रहा, पर हाँ S&P 500 ने फाइनली एक नया रिकॉर्ड बनाया। कई मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद अब फाइनली ये नया रिकॉर्ड सर्च हुआ है S&P 500 ने। तो वहां पर ऑफ कोर्स एक एक्शन आते हुए दिखा। आपने 6 महीने के बाद 19 फरवरी को लास्ट रिकॉर्ड बनाया था, तो एग्जैक्टली 6 महीने के बाद फिर से उसी लेवल्स के ऊपर S&P 500 आपको आते हुए दिखा है। नैस्डैक पर भी नया रिकॉर्ड देखने को मिला, हालांकि डाउ में हल्की सी गिरावट जरूर थी। दिग्गज आईटी स्टॉक्स में एक बार फिर से खरीदारी थी। अमेजॉन का शेयर 4% उछला। अल्फाबेट, नेटफ्लिक्स में भी खरीदारी आई, पर इकोनॉमी से जुड़े कुछ सेक्टर्स पर दबाव था, स्पेशली जो रिटेल स्टॉक्स थे। वॉलमार्ट के नंबर्स आए थे और हालांकि नंबर्स अनुमान से बेहतर थे, फिर भी हमने स्टॉक्स में प्रेशर देखा। और भी एक दो रिटेलर्स के नंबर आए थे जिसकी वजह से स्टॉक्स पर प्रेशर बढ़ते हुए दिखा। पर फिलहाल कोई नया ट्रिगर नहीं आ रहा है अमेरिकी बाजारों के लिए, तो इसलिए इन्हीं लेवल्स के आसपास अब कंसोलिडेशन देख रहे हैं। आज जो फेड की बैठक हुई थी उसके मिनट्स आने वाले होंगे, तो वहां पर नजर डालेंगे कि कुछ संकेत आते हैं कि नहीं। यूरोप की बात करें तो वहां पर भी आधे से 1% की बिकवाली कल देखी, हालांकि कुछ बड़ा ट्रिगर नहीं था मार्केट्स के लिए। कच्चे तेल एकदम दायरे में ही ट्रेड होते हुए दिखा। जो ओपेक की जॉइंट मिनिस्ट्रियल बैठक चल रही है समीक्षा करने के लिए प्रोडक्शन कट्स की, वहां पर एक बार फिर से आज बैठक हो सकती है, तो वहां पर भी नजर रहेगी। हालांकि कुछ नया एक्सपेक्टेड नहीं है। सोने की बात करें तो एक बार फिर से सोने में जोरदार उछाल हमने देखा। कॉमेक्स पर सोना $2,000 के पार गया। डॉलर की फिसलने की वजह से सोने में फ्रेश खरीदारी आई है। डॉलर अब अपने 27 महीनों के निचले स्तर पर है, तो वहां से भी एक क्यू लेना चाहिए बाजार को। ओके दीपांशु, कोरोना वायरस की स्थिति दुनिया भर में क्या है वो तो आप बिल्कुल बताएं, लेकिन साथ ही भारत में चिंताएं बढ़ती दिखी है। बिल्कुल, और हमने देखा जो एक दो दिनों से गिरावट का ट्रेंड आ रहा था, कल फिर से जोरदार उछाल देखा है। जहां तक नए मामलों का सवाल था, 2.5 लाख नए मामले सामने आए हैं दुनिया भर में और 6,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अब ब्राजील की बात करें तो वहां पर 48,000 नए मामले हैं। यूएस में 41,000 नए मामले हैं। ब्राजील में मरने वालों की संख्या अब 1,10,000 के पार है और यूएस में मरने वालों की संख्या अब 1.25 लाख के करीब पहुंच चुकी है। भारत की भी बात करें तो यहाँ पर हमें जो 2-3 दिनों का गिरावट का ट्रेंड दिख रहा था नए मामलों में, कल फिर से वहां पर बड़ा उछाल देखने को मिला है। कल 65,000 नए मामले भारत में आए हैं और 1100 लोगों की मौत हुई है, तो ये अच्छा आंकड़ा नहीं है किसी भी लिहाज से। अगर आप देखें महाराष्ट्र में फिर 11,000 से ज्यादा नए मामले सामने आते हुए दिखे हैं। मुंबई और पुणे में नए मामलों में हमने उछाल भी देखा है। मरने वालों की संख्या अब अगर आप भारत की बात करें तो 53,000 के पार हो चुकी है इस समय। कल 60,000 लोग ठीक भी हुए, तो ये एक अच्छा फिगर है। एक्टिव केसेस में अगर देखें तो सिर्फ 5 से 6,000 की बढ़त हुई है। बट जो परसों की हम बात कर रहे थे, जो एक डेफिसिट बना था जहां तक एक्टिव केसेस का सवाल है, अब वापस कल से एक्टिव केसेस में भी उछाल देखने को मिला है। पर अब तक 20 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं, तो ये एक अच्छा फिगर है। हालांकि इस समय भी लगभग 6.25 लाख लोग संक्रमित हैं कोरोना से, जो एक्टिव मामले हैं। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।
चलिए अब जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। एफआईएस कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं 1135 करोड़ की, वहीं डीआईएस की कैश मार्केट में करीब 380 करोड़ की बिकवाली के आंकड़े आते हुए दिखे और वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 933 करोड़ की खरीदारी है। तो कैश मार्केट और वायदा बाजार दोनों में ही एफआईएस के खरीदारी के आंकड़े हमारे सामने आए हैं। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के शुरुआती संकेत, एशियाई बाजार अच्छी शुरुआत कर रहे हैं, वहीं एफआईएस के खरीदारी के आंकड़े और साथ ही एजीआर की हियरिंग और कैबिनेट की बैठक इवेंट स्पेसिफिक दिन है, कैसे समझे इन संकेतों को और पहली रणनीति क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। संकेत अच्छे ही हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमेरिका में हल्की सुस्ती भरा सेशन रहा, लेकिन एस&पी चूंकि नए रिकॉर्ड पर बंद हुआ है 6 महीने बाद, ट्रेंड तो पॉजिटिव है ही, इसमें कोई डाउट नहीं, और सेंटीमेंट अच्छा है। भारतीय बाजारों में कल इतने मजबूत संकेत नहीं होने के बावजूद बहुत ही बेहतरीन क्लोजिंग दी है। 23 मार्च को लो बनाने के बाद हाईएस्ट लेवल कल हमने देखे हैं निफ्टी पर, इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी। ये बाजार की ताकत दिखा रहा है। बैंक निफ्टी जरूर अभी अपने उन लेवल से काफी दूर है, लेकिन फिर भी निफ्टी ने जो आउट परफॉर्मेंस दिखाई है और जो मजबूती दिखाई है वो बेहतरीन है। कल बैंक निफ्टी भी पिछड़ रहा था, तो थोड़ा मजबूती के साथ बढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी के मुकाबले में गेंस ज्यादा दर्ज किए हैं, तो मुझे लगता है आज कोई ऐसे संकेत है नहीं जिससे कि आप ये सोचे कि बाजार की तेजी पर ब्रेक लगेगा। हाँ, 2 अहम लेवल जरूर है जहां तक बाजार पहुंचकर वहां हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। पहले सपोर्ट आपको बता दूं, 11,250 11,300 आज निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 11,450 11,500 तक जाने की कोशिश होगी। 11,500 वो लेवल है यहाँ हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और अगर 11,500 के पार निकलकर टिकट क्लोज होते हुए दिखे तो फिर 11,600 11,650 तक के लेवल इसी हफ्ते में भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं। तो 11,500 एक अहम लेवल है, मनोवैज्ञानिक स्तर भी है, डेटा के लिहाज से भी, दोनों तरीके से ये आपको संकेत दिखाएगा। तो जितना कम गैप से खुले उतना बेहतर होगा, आपके लिए तेजी करने का एक बढ़िया मौका बनेगा। और अगर 20-25 पॉइंट ही ऊपर खुलता हुआ निफ्टी नजर आए तो वहां पर भी खरीदारी के मौके आपके लिए बन सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,900 22,075 ये रेंज अब बैंक निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट जोन है, और यहाँ पर आने पर बैंक निफ्टी में खरीदारी होना निश्चित है। एक मुझे डाउट है कि ये मिलेगा। अब 22,400 22,500 ऊपरी रेंज है जहां तक आज जाने की कोशिश हो सकती है। पिछली बार भी हमने इस रन पे 22,439 का हाई बनाया था, लगभग वहां पहुंचने की कोशिश हो सकती है। 22,500 पार करना हल्का सा मुश्किल है, लेकिन इस फ्लो में और मजबूती के साथ अगर ग्लोबल मार्केट का सपोर्ट मिल जाए, 22,500 पार किया तो फिर बैंक निफ्टी और बड़ी तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है। वहां से 500 से 1000 पॉइंट की तेजी का रास्ता बैंक निफ्टी के लिए खुल जाता है आने वाले कुछ दिनों में। तो 22,500 के ऊपर क्लोज होना बैंक निफ्टी के लिए बेहद फायदेमंद होगा। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड मजबूती का है, इसमें कोई डाउट नहीं। बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, गिरावट में खरीदारी करने के लिए। बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बाय ऑन डिप्स का मार्केट, गिरावट में खरीदारी के मौके मिलेंगे, ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, और सुबह सुबह पहली ट्रेडिंग रेंज आपको मिलना बेहद इंपॉर्टेंट है, और आप ये उम्मीद करते हैं कि रेंज को बिल्कुल अहम स्तर को आप नोट डाउन करते हैं। 11,250 से 11,300 मजबूत सपोर्ट जोन्स का काम निफ्टी में करेंगे। 11,450 से 11,500 की ऊपरी रेंज है जिसको आप मानकर चले 11,500 अगर पार कर जाता है तो फिर 11,600 650 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी 21,900 से 22,075 की सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे, वहीं 22,400 से 22,500 की ऊपरी रेंज है जिसको आपको मानकर चलना है। लेकिन चलिए अब इंपॉर्टेंट इवेंट्स की तरफ बढ़ते हैं, और आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होने जा रही है। बैठक का एजेंडा क्या है ये बताने के लिए हमारे साथ चेतन भुटानी जुड़ गए हैं। चेतन, गुड मॉर्निंग। बताएं कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फोकस में रहेगा? गुड मॉर्निंग। जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं वो ये है कि आज सुबह 10:30 बजे लगभग 3.5 घंटों के बाद यूनियन कैबिनेट की एक बहुत अहम बैठक होने वाली है, जिसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू होगी उसमें शुगर, डिफेंस और एविएशन सेक्टर में काफ़ी बड़े अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। पहला मैं बता दूं, जो कल जी बिजनेस ने दोपहर को रिपोर्ट किया है वो है कि एफआरपी, जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइसिंग, जो सरकार गन्ना किसानों को देती है, स्पेशली जो गन्ना किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है, वो 10 रुपये बढ़ाकर अब 275 से लेकर 275 से 285 रुपये तक बढ़ा सकती है। मतलब 10 रुपये की उछाल उसमें आ सकती है।
हालांकि जो मेरे सोर्सेस मुझे बता रहे हैं कि आज एमएसपी पे फैसला नहीं होएगा, क्योंकि एमएसपी का फैसला थोड़े दिनों तक डेफर कर दिया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने। ये लास्ट मिनट फैसला था, तो इसलिए आज सिर्फ और सिर्फ एफआरपी पे ही डिसीजन होगा। दूसरा, एक है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं फॉर गवर्नमेंट एप्लीकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स, लेकिन सरकार चाहती है कि अब उसके लिए सिर्फ एक टेस्ट रखा जाए, जो होगा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। हालांकि एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन भी आज कैबिनेट के एजेंडा पे है, लेकिन 3 या 6 कितने एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन है वो देखना भी बाकी है। लेकिन हाँ, एयरपोर्ट प्राइवेटाइजेशन भी एक बहुत बड़ा एक सेक्टर है जो आज फोकस में रहेगा। तीसरा, एक डिफेंस सेक्टर की भी बहुत बातें चल रही है कि आज रिपोर्ट्स आई डिफेंस सेक्टर में भी फैक्ट्री कॉर्पोरेटाइजेशन की बातचीत आ सकती है कैबिनेट में। तो ये 3 से 4 महत्वपूर्ण चीजें हैं, लेकिन सारी नजरें आज डेफिनेटली शुगर स्टोरी पे रहेगी, क्योंकि एफआरपी बढ़ना कंपनियों के लिए बुरी खबर हो सकती है, और एमएसपी का थोड़ा इंतजार करना भी कंपनियों को थोड़ा वेट करना का उम्मीद है। बिल्कुल चेतन, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट की बैठक से जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, खासतौर से शुगर डिफेंस और एविएशन सेक्टर पर इस बैठक में फोकस रहने की संभावना है। लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से दोपहर 2:45 पर एजीआर बकाया मामले पर सुनवाई होने जा रही है। आज क्या फोकस में रहेगा, बताने के लिए हमारे साथ दानिश आनंद जुड़ गए हैं। दानिश, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में 2:45 बजे एजीआर की सुनवाई सेकंड इन अ रो होने जा रही है। आज की सुनवाई में जो भी बैंकरप्ट टेलीकॉम कंपनीज हैं, जैसे कि एयरसेल और वीडियोकॉन, जो टेलीकॉम कंपनी थी इनके वकील आज सामने अपना पक्ष रखेंगे कोर्ट के सामने कि इनकी ये ड्यूज क्यों नहीं चुका पा रहे हैं। कल की अगर मैं सुनवाई की बात करूं तो आरकॉम के सीईओ को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने साफ साफ बता दिया कि कंपनी की फाइनेंशियल हालत काफी खराब है, और जो इंसॉल्वेंसी उनके अगेंस्ट हुई थी वो सिर्फ एरिक्सन की वजह से नहीं हुई थी, उसके अलावा भी कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। और हम कल जियो ने भी सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करा कि जियो ने जो 195 करोड़ एजीआर ड्यूज जो अभी तक चुकाए हैं, उसमें जितना उन्होंने आरकॉम का एसेट यूज करा है, आरकॉम के जितने एयरवेज यूज करे हैं, उनको इंक्लूड करके ही, और साथ ही में स्पेक्ट्रम से चार्ज करके तो पूरी तरह से 195 करोड़ वो सरकार को वापस चुका चुकी है। और उस पे जियो के लॉयर ने ये भी सुप्रीम कोर्ट को बोला कि यदि आगे जाके डीओटी रीवैल्यूएट करती है और डीओटी को लगता है कि जियो को और पैसे देना चाहिए, तो कंपनी वो देने के लिए भी तैयार है। दूसरे हाथ पे अगर हम बात करें तो आरकॉम को लेकर कल काफी ज्यादा डिस्कशन हुई थी। सुप्रीम कोर्ट प्रॉपरली जानना चाहता था कि फाइनेंशियल स्थिति आरकॉम की क्यों खराब हुई है। और क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ सुनवाइयों पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ सरकार से ये कहा था कि जो करंट टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनका तो लगभग तय है कि उनको पैसे देना ही देना है, और उनकी बस टाइमलाइन आनी अभी बची है। लेकिन दूसरे हाथ में जो बैंकरप्ट टेलीकॉम कंपनीज हैं, उन्होंने भी लगभग 40,000 करोड़ सरकार को एजीआर ड्यू चुकाना है। तो उसी के चलते आज जितनी भी बैंकरप्ट टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनके वकील सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखेंगे और फाइनेंशियल स्थिति के बारे में बताएंगे। और आज 2:45 बजे सुनवाई है सेकेंड इन अ रो। आज उम्मीद करते हैं कि बैंकरप्ट टेलीकॉम कंपनीज पर सुप्रीम कोर्ट किसी ना किसी तरह का फैसला रिजर्व करता है, या आगे कोई गाइडेंस देते हैं कि अब नेक्स्ट हियरिंग में क्या। जी दानिश, बिल्कुल दानिश, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट है जिस पर हमारा फोकस रहेगा। लेकिन चलिए, आज के दिन में खबरों के चलते कहां पर एक्शन दिख सकता है ये जान लेते हैं। देवांशी अशर हमारे साथ जुड़ गई हैं। देवांशी, बताएं, गुड मॉर्निंग, खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज आप देखिए ये जो इवेंट्स आपने फिलहाल डिस्कस किए, इसके अलावा आज 2 बोर्ड की बैठक होने वाली है। सबसे पहले पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, जहां पे इक्विटी के जरिए फंड्स जुटाने पर, पूंजी जुटाने पर आज फैसला होता हुआ दिखेगा। साथ ही मुथूट फाइनेंस भी बोर्ड की बैठक है, जहां पे कर सीमा बढ़ाने पर आज फैसला होता हुआ दिखेगा। साथ ही नतीजे भी हैं, तो इस पर आप नजर रखिए। नतीजों के लिहाज से जी एंटरटेनमेंट के नतीजे कल आते हुए दिखे हैं और तिमाही आधार पर नतीजे अच्छे दिख रहे हैं। आप देखिए सीक्वेंशली घाटे से मुनाफे में आती हुई दिख रही है कंपनी। 767 करोड़ के घाटे के मुकाबले इस बार 30 करोड़ का जो मुनाफा है वो कंपनी ने पोस्ट किया है। साथ ही जो एबिटा मार्जिन है वो करीब 8.2% पर आते हुए दिखे। 563 करोड़ के घाटे के मुकाबले 107 करोड़ का एबिटा मार्जिन या कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। ये सीक्वेंशियल नंबर्स है, तिमाही आधार पर नंबर्स इस बार अच्छे आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा एचसीएल के नंबर्स थोड़े से मिले जुले हैं। इस बार जो बिक्री है वो आधे % तक बढ़ती हुई दिखी है, लेकिन मार्जिन जो है वो करीब 25.5% से घट
घटकर 24.25% पर आते हुए दिखे हैं। जो मुनाफा है वो भी करीब 1% तक कम होता हुआ दिखा है। फीनिक्स मिल्स ऑपरेशनली नंबर्स थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। आप देखिए जो मार्जिन है वो 47% से बढ़कर 52% पे आते हुए दिखे, लेकिन इसके अलावा जो नंबर्स हैं वो अनुमान से भी थोड़े से कम आते हुए दिखे हैं। जो बिक्री है वो 78% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा भी 75% से ज्यादा कम होता हुआ दिखा है और जो मुनाफा है वो इस बार 130 करोड़ था पिछले साल, वहां से घाटे में आती हुई दिखी है कंपनी। 42 करोड़ का घाटा इस बार कंपनी ने पोस्ट किया है। तो ओवरऑल मार्जिन के अलावा जो नंबर्स हैं वो थोड़े से कमजोर हैं। यूफ्लिक्स के नंबर्स इस बार थोड़े से मजबूत हैं। मुनाफा इस बार दुगना होता हुआ दिखा है, 90 करोड़ के सामने 196 करोड़ पे आता हुआ दिखा। इसके अलावा जो मार्जिन है वो 14% से बढ़कर 21% के करीब आते हुए दिखे और जो कामकाजी मुनाफा है उसमें भी 50% से ज्यादा की बढ़त होती हुई दिखी है। बिक्री इस बार फ्लैट है, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स इस तिमाही में काफी मजबूत दिख रहे हैं। इसके अलावा आज आप नजर कीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज पर, एक और अधिग्रहण कंपनी की तरफ से होता हुआ दिखा है। ऑनलाइन फार्मेसी कारोबार नेट मेड्स में कंपनी ने 60% हिस्सेदारी खरीदी है। 620 करोड़ में ये हिस्सेदारी कंपनी ने खरीदी है। रिलायंस रिटेल वेंचर जो कंपनी की सब्सिडरी है, इसके जरिए ये हिस्सेदारी कंपनी खरीदेगी। साथ ही आप देखिए आज इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इस पर भी आप नजर कीजिए, जहां पे एम्बेसी ग्रुप की जो 2 यूनिट्स हैं या जो 2 कंपनीज हैं, इसके साथ विलय को कंपनी ने मंजूरी दे दी है। नैम एस्टेट्स और नैम ऑप्को ये 2 कंपनीज है जिसके साथ कंपनी विलय करती हुई दिखेगी। कल की जो बोर्ड की बैठक थी वहां पे जो मर्जर रेशियो या स्वैप रेशियो है वो फाइनलाइज होता हुआ दिखा है। नैम एस्टेट्स के 10 शेयर के बदले शेयरधारकों को आईबी रियल एस्टेट के 6.5 शेयर्स मिलते हुए दिखेंगे, 6.6 शेयर्स, और साथ ही नैम ऑप्को के हर 10 शेयर्स के बदले शेयर होल्डर्स को आईबी रियल एस्टेट के 5.4 शेयर्स मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन ये जो स्वैप डील होती हुई दिखी है उसमें ये पॉजिटिव है कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की जो टोटल वैल्यूएशन है ये ऊपर आती हुई दिखी है। जो कुल इंडिया बुल्स का रियल एस्टेट का जो वैल्यूएशन है वो 92.5 रुपीज प्रति शेयर पर पहुंचता हुआ दिखा है, जो कि कल की क्लोजिंग से करीब 26% ऊपर है। इसके चलते आज सेंटिमेंटली पॉजिटिव होता हुआ दिखेगा। डिक्सन टेक पर नजर रखिए, जहां पे 21 अगस्त को पूंजी जुटाने पर बोर्ड का फैसला होता हुआ दिखेगा। बोर्ड की बैठक है और साथ ही एनआईटी लिमिटेड, इस पर आप नजर कीजिए। निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, 6.55% से बढ़ाकर 7.38% अब कर दी और इसी के चलते आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। अब क्विकली आपको बता देते हैं कि हमारे खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की कौन सी दमदार रणनीति सुझाई है। तो 2 ऑप्शन उपस्थित लेकर हुआ हूँ, आईसीआईसीआई बैंक और भारत फोर्ज। तो आईसीआईसीआई बैंक इसलिए बैंकिंग में आज जो था 375 रुपए का कॉल मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आईसीआईसीआई बैंक में लेने के लिए। 8.15 रुपए का क्लोज था वहां पे और स्टॉप लॉस रखिए 5.70 का। टारगेट रहेगा आपका 13 रुपए। दूसरा भारत फोर्ज, सिंपल टर्म्स में एक संकेत है, स्टॉक ऊपर की तैयारी में है। तो भारत फोर्ज 500 रुपए का कॉल 18.7 रुपए में लिया जा सकता है। 13.5 रुपए का 50 पैसे का स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा आपका 29। 6 ट्रेडिंग कॉल्स हैं आपके लिए और सारी खरीदारी के हैं। निर्मल बैंक सिक्योरिटीज का मानना है कि टाइटन में खरीदारी की जा सकती है। 1180 के टारगेट्स को मानकर चलें, 1120 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। लिंकन फार्मा यहां पर 246 के लक्ष्य को मानकर 222 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। एक्सिस सिक्योरिटीज की राय एक साइड और श्रीकाल हस्ती पाइप्स पर है। एक साइड पर 165 का स्टॉप लॉस लगाएं, 178 के टारगेट्स को आप ध्यान में रखकर चल सकते हैं। वहीं श्रीकाल हस्ती पाइप में 200 का टारगेट आप मानकर चलें, 186 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय एवेन्यू सुपरमार्ट पर है। कैश मार्केट में 2320 के टारगेट्स के साथ 2225 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। वहीं अंबर एंटरप्राइजेज में 1880 के लक्ष्य को ध्यान में रखें, 1800 का स्टॉप लॉस लगाकर यहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के वीपी रिसर्च हिमांशु गुप्ता आप जुड़ गए हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इंडेक्स पर आपकी राय आज के लिए और साथ ही आपकी टॉप पिक्स भी आप बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, अगर इंडेक्स की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कुछ दिनों की कंसोलिडेशन के बाद कल यहाँ पर जिस तरह से अपसाइड क्लोजिंग या अपसाइड ब्रेकआउट देखने को मिला है, मुझे लगता है कि जिस तरह के पॉजिटिव न्यूज हैं, जिस तरह का S&P सेटअप है और जिस तरह की FI की तरफ से कल पॉजिटिव खरीदारी का आंकड़ा है, उसके चलते मुझे लगता है कि तीनों ही फैक्टर्स फेवरेबल है और मेरा ऐसा मानना है कि बाजार यहाँ से आज के सेशन में भी तेजी दिखा सकता है।
तो अगर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात की जाए तो मुझे लगता है कि कल की क्लोजिंग के आसपास, जैसे अगर अभी एसजीएक्स निफ्टी पर ध्यान दें तो थोड़ा सा एक माइल्ड पॉजिटिव ओपनिंग देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है 11,400 के आसपास कोई भी इनिशियल ओपनिंग के बाद डिप मिलता है तो वहां पर खरीदारी करके चले। 11,340 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है, 350 का, तो उसके नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। और अब साइड में मुझे लगता है कि 11,460 और 11,500-520 ये दो टारगेट्स आज के सेशन में निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो सेटअप पॉजिटिव है और बिल्कुल यहाँ पर खरीदारी की ही स्ट्रेटेजी बना के चलनी चाहिए। अब अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए मानसी, तो इंटरेस्टिंगली पिछले 2 दिनों में बैंक्स की तरफ से जिस तरह का रिवर्सल और स्ट्रेंथ देखने को मिली है, मुझे लगता है कि वो एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट रह सकता है। और आज के सेशन में यहाँ पर बैंक निफ्टी में फिर से एक बार तेजी बनते हुए नजर आ सकती है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी तेजी के ट्रेड लिए जाने चाहिए। 22,400, 22,500 एक इम्पोर्टेंट हर्डल है। तो मुझे लगता है पहला टारगेट इनिशियली वही आई करना चाहिए और वहां के बाद थोड़ा सा शायद एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिले। लेकिन अगर एक बार 22,500, 22,550 के ऊपर सस्टेनेबल ट्रेड देखने को मिलता है तो 22,800, 23,000 तक के भी जो लेवल्स हैं यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करके चलिए। 22,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओवरऑल अगर मार्केट सेटअप की बात की जाए मानसी, तो मुझे लगता है कि बैंक्स, ऑटोज और मेटल्स, ये 3 सेक्टर्स ऐसे हैं जहां से एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस और जो तेजी है वो बनते हुए नजर आ सकती है। इंडिविजुअल स्टॉक्स आइडियाज की अगर बात की जाए मानसी, तो मुझे 2 स्टॉक्स यहाँ पर अच्छे लग रहे हैं। पहला एल&टी में यहाँ पर हमने देखा कि एक अच्छा काफी पॉजिटिव सेटअप बना हुआ है, तो वहां पर खरीदारी की राय रहेगी मेरी तरफ से। 1020, 1025 तक के टारगेट यहाँ पर एल&टी में देखने को मिल सकते हैं और 995 रुपए का एक यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। साथ ही साथ इंडसइंड बैंक यहाँ पर, जैसा मैंने कि अभी कहा कि बैंक्स में भी एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस बनते हुए नजर आ रही है, तो इंडसइंड बैंक में यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है 510 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और 550 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ओके, शुक्रिया हिमांशु। क्विकली कमोडिटी बाजार का अपडेट लेते हैं। आनंद राठी से जिगर त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिगर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। बुलियन मार्केट पर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग मानसी। द आउटलुक इज पॉजिटिव इन बुलियन मार्केट। कल हमने जो गोल्ड एंड सिल्वर में एक वाइल्ड स्विंग देखा था, दैट्स प्योरली बिकॉज ऑफ गोल्ड, प्योरली बिकॉज ऑफ डॉलर इंडेक्स। लेकिन हमें लग रहा है आज यूएस की जो फेड की मीटिंग की मिनट्स आने वाली है, उसके पहले मार्केट थोड़ा बहुत सपोर्टिव रहेगा। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी काफी हद तक नीचे आ चुके हैं, सो आई थिंक मार्केट ओवरऑल सपोर्टेड है। तो अगर मैं बुलियन की बात करूं, गोल्ड ऑक्टोबर बाय अराउंड 53,300, 53,500, stop loss would be 53,400 and target would be 53,700. ओके, जिगर, समय की पाबंदी है, हम ज्यादा आपसे बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। कॉपर में जिगर की बाय की राय है, 530 के लक्ष्य को मानकर चलें। क्रूड में भी जिगर यहाँ पर बाय की कॉल दे रहे हैं, 3,280 के टारगेट्स पे यहाँ पर आप मानकर चल सकते हैं। विस्तार से कमोडिटी बाजार का जायजा 11:30 बजे आप ले सकते हैं, जहां पर कमोडिटी बाजार से जुड़ी खास पेशकश हम आपके लिए लेकर आते हैं। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। आशीष हमारे साथ जुड़े हैं एफआईआर एक्शन और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले नतीजों के बाद जी एंटरटेनमेंट पर रिपोर्ट आई है। उससे पहले मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर दे दूं कि जी मीडिया और जी एंटरटेनमेंट दोनों एक ही समूह की कंपनी है। रिपोर्ट है सीएलएसए की, जहां पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 255 रुपये के लक्ष्य के लिए। 175 कल की क्लोजिंग है और ये कह रहे कि कंपनी के जो टीवी व्यूअरशिप है इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिली है और साल के दूसरे भाग से हम देखेंगे कि एड रेवेन्यू में भी बहुत बढ़िया सुधार देखने को मिलेगा, जिसके चलते सीएलएसए की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है जी एंटरटेनमेंट पर। और एबट इंडिया, यहाँ पर भी एक सीएलएसए की रिपोर्ट है जहाँ पर फिर से खरीदारी की राय दी गई है 20,000 रुपये के लक्ष्य के लिए। कल की क्लोजिंग करीब 16,570 की है और ये कह रहे कि आगे जाकर नए लॉन्चेस से कंपनी को फायदा होते हुए दिखेगा। ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। जाते जाते एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपको बताना चाहेंगे, जो चैनल आप देख रहे हैं जी बिजनेस, वो एसएल ग्रुप का हिस्सा है और जी एंटरटेनमेंट भी एसएल ग्रुप से जुड़ी कंपनी है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं फास्ट मनी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।